साथियों, विविधा इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। आज के विविधा इस कार्यक्रम में सुनते हैं वार्ता विश्व पर्यावरण दिवस। वार्ताकार है संस्कृति रमेश कुमार गवड़ी। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका आधिकारिक नाम है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस। इसे इको डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन नामों से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता निर्माण करना है। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पर्यावरण को बचाना, उसका विकास मन से करना कितना आवश्यक है, इस बात को मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम में आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद की गई थी। पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनैतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र सभा ने की थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 में मनाया गया था और इसकी घोषणा थी केवल एक पृथ्वी। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है हमारी भूमि। पर्यावरण से मतलब है मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन्हीं को पंच महाभूत तत्व कहा जाता है। इंसान की निर्मित भी इन्हीं पंच महाभूतों के द्वारा हुई है। मृत्यु के बाद इन्हीं पंच महाभूतों में इंसानी शरीर को विलीन किया जाता है। भले ही अलग अलग धर्म के अनुसार विलीन करने की पद्धतियाँ अलग अलग ही क्यों न हो, अर्थात इंसान इन्हीं पंच महाभूतों का अंश है। सभी प्राणियों में इंसान को श्रेष्ठ माना गया है। इस सृष्टि को सुधारने, जतन करने, विकास करने और नष्ट करने का जिम्मा इंसान पर है। इंसान को छोड़ विश्व में स्थित करोड़ों प्रकार के प्राणी इस विश्व में जन्म लेते हैं और गुजर जाते हैं। इस बीच वे सृष्टि को कुछ दे पाए या न दे पाए, लेकिन यकीनन किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जिसके ऊपर ईश्वर ने इस सृष्टि की जिम्मेदारी सौंपी है, वह इंसान यानी हम विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं, यह सोचने वाली बात हो गई है। ताज़ा खबर है कि इस साल पिछले महीने में दिल्ली का तापमान 52 डिग्री हो गया था। यह इंसान के लिए ईश्वर या कायनात से प्राप्त वह सूचना है जो विश्व को आगाह कर रही है कि सावधान, एक दिन भयंकर आग में झुलस जाओगे और इस झुलस से विश्व का कोई भी अनुसंधान, शस्त्र अस्त्र, मेडिसिन या विज्ञान आपको नहीं बचा पाएगा। कहते हैं कि कई सालों के बाद भूचाल, बहुत बड़ी बाढ़, लगातार बारिश, तूफान या आग की लपेटों में आकर विश्व खत्म हो जाता है और ईश्वर नए सृष्टि का निर्माण नए सिरे से करता है। यह बात सच हो न हो, लेकिन यकीनन हम आत्मपरीक्षण करें तो पता चलेगा कि पर्यावरण को बिगाड़कर आग के तूफान की ओर हमारा सफ़र बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए अगर मैं यह कहूँ कि भूचाल, तूफान या बाढ़ आए न आए, आग की आंधी ज़रूर उठेगी, भयंकर लू के थपेड़ों से विश्व नष्ट हो जाएगा, तो ज़्यादती नहीं होगी और यह सब हम इंसानों की ही करनी होगी। सोचिए, जहाँ 35 डिग्री के तापमान पर हम हैरान होते थे, आज के तारीख में सभी राज्यों में 42 डिग्री से 46 डिग्री तक का तापमान बढ़ रहा है। हमें इस धोखे की घंटी तो ज़ोर शोर से सुनाई दे रही है, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में 52 डिग्री का पहुंचना इस बात को रेखांकित करता है कि बहुत जल्द हम सभी अपने हाथों से ही सिर्फ अपना ही नहीं, अपितु हमारे जिम्मे होने वाली सारी सृष्टि को नष्ट करने के लिए बड़े जोश के साथ गड्ढा खोद रहे हैं। मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम ही नहीं बचेंगे तो पीढ़ियों के निर्माण का सवाल ही नहीं उठता। हमने विकास के नाम पर पर्यावरण को इतना तबाह किया हुआ है कि उसमें सुधार लाना है तो देश के ही नहीं, अपितु विश्व के हर व्यक्ति को चाहिए कि वह खुद पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसे कोशिश में रहे जैसे अपने आप को और परिवार को बचाता हो। इसके लिए कानून, सरकार, देश, विश्व के अन्य देश
या इस विषय पर काम करने वाले संगठन काम करेंगे, ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि यह कार्य एक दूसरे की ओर अंगुली निर्देश कर नहीं अपितु खुद ही उसमें अग्रसर होने से पूरा होने वाला है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में मैं कुछ प्रमुख तथ्यों को आपके सामने रखती हूँ। पहला तथ्य है हम भारतीयों की माँ नदी। नदी का प्रदूषण। नदी को हमारे संस्कृति में माँ का दर्जा दिया हुआ है। हम नदी को पूजते हैं, हमारा हर धार्मिक कार्य नदी किनारे ही होता है। लेकिन कभी हम नदी में किए जाने वाले प्रदूषण के संदर्भ में सोचते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। आज भारत की नदियों की स्थिति बहुत ही गंभीर तथा चिंताजनक बन गई है। कल कारखानों का दूषित पानी, हमारा मैला, सारी गंदगी में हम नदी में छोड़ना जैसे हमारा धर्म आद्य कर्तव्य समझ रहे हैं, जिससे नदी में होने वाले जीव जंतु, मछलियाँ आए दिन लाखों की तादाद में मरते हुए नजर आते हैं। सोचिए, यही पानी जब हमारे शरीर में जाता होगा तब हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचता होगा। भले ही इंसानी शरीर पर नुकसान झट से दिखाई न देता हो, किंतु धीरे धीरे बढ़ते रक्तचाप, डायबिटीज तथा अन्य रोगों के रूप में जो लाखों मरीज आज बढ़ रहे हैं, वह इसी का परिणाम है। नदी की त्वचा होती है रेत, जिसमें से बहती है शुद्ध धारा। पानी शुद्ध करती है रेत, लेकिन हम नदी में मशीन लगाकर दिन रात रेत को पैसे कमाने के लिए कुरेद रहे हैं, जैसे अपनी माँ की त्वचा ही खरोच कर निकाल रहे हैं। यह धंधा चोरी छुपे होता था, लेकिन सरकार ने पैसे कमाने के लिए जैसे ही टेंडर निकालने की शुरुआत की, दिन दहाड़े और रात में भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया है। नदी किनारे बसने वाले और नदी के सहारे ही जीवन में उन्नति करने वाले किसी भी ग्राम पंचायत ने इस बात का विरोध नहीं किया। उल्टे वे भी अपनी ही माँ को कुरेदने में शामिल हो गए। रेत के कुरेदने से नदी में बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण होता गया, जिससे रेत के ऊपर से जो पानी बह जाता था उसमें व्यवधान उत्पन्न होकर पानी वही ठहरने लगा। परिणामतः बाढ़ की समस्या उत्पन्न होने लगी। साथ ही नदी किनारे होने वाली मिट्टी का भी सौदा कानूनन होने के कारण जोर शोर से मिट्टी दिन रात खोदकर नदी की बाजुओं को नष्ट किया जाने लगा, जिससे नदी का पानी अपनी सीमा में ठहरने में बाधा उत्पन्न हो गई और पानी आसपास के खेत खलिहान तथा गांव में घुसने लगा, जिससे जहां कभी बाढ़ नहीं आती थी वहां भी हर साल बाढ़ आने लगी है। हम अगर किसी का घर उजाड़ते हैं तो उसमें रहने वाले हमारे घर तक जरूर पहुंचेंगे। इस न्याय के तहत नदी में होने वाले जीव जंतु नष्ट हो गए तो मगरमच्छ जैसे जीव खेत खलिहान तथा गांवों में दाखिल होने लगे। गंदे पानी के कारण हमारे सेहत पर इतना परिणाम होने लगा है कि हम घर में कम, अस्पताल में ज़्यादा रहने लगे हैं। साथ ही बढ़ते शहरों के कारण नदी नालों पर अतिक्रमण हो जाने से बहते पानी के प्राकृतिक रूप में बाधा इस तरह से उत्पन्न हो गई कि नदी नाले का पानी शहर में घुसने लगा है, जिससे थोड़ी सी बारिश भी हो गई तो शहर के रास्ते नदी का स्वरूप ले लेते हैं, जिससे यातायात की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। कहते हैं कि नदी रात को सोती है, मतलब उसमें होने वाले जीव जंतुएं आराम करते हैं, लेकिन हमारे स्वार्थ ने उनका चैन भी छीन लिया है। इसलिए कहना चाहूँगी कि नदी हमारी माँ थी, है और रहेगी। हम माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो वह अपने बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। दूसरा तथ्य है पेड़ों का नष्ट होना। आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं गड्ढा खोदकर पेड़ लगाए जाने वाले खबर छपते रहते हैं, लेकिन बाद में उसका क्या हुआ? वह पेड़ बढ़ रहा है, जीवित है या मर गया, इसके बारे में कोई खबर नहीं मिलती। जैसे पेड़ लगाया, अखबार चैनल्स पर समाचार आ गया तो काम खत्म हो गया हो। जब तक हम सभी इस नौटंकी से हटकर पेड़ मात्र लगाना ही नहीं अपितु उसका संवर्धन करने की भी जिम्मेदारी नहीं उठाते, तब तक यह सृष्टि हरी भरी नहीं होगी। यह जिम्मेदारी ऐसी हो कि जैसे किसी बच्चे के जन्म के उपरांत उसके लालन पालन की जिम्मेदारी उसके माँ बाप उठाते हो। सुना है कि सम्राट अशोक ने अपने देश में पहली बार लंबे लंबे रास्तों का निर्माण किया था और रास्ते के दोनों तरफ बरगद, इमली, पीपल, नीम जैसे बड़े बड़े पेड़ लगाए थे और उन पेड़ों के बड़े होने तक की जिम्मेदारी
जिस गांव से वह रास्ता गुजरता है उस गांव के मुखिया पर सौंप दी थी। खुद सम्राट अशोक ने उन पेड़ों के विकास पतन का जायजा लिया करते थे। साथ ही पेड़ की निगरानी रखने वाले गांव के मुखिया को पुरस्कार और कामचोर को सजा देते थे, जिससे पेड़ लगाना तथा उसका संवर्धन करने की परंपरा चल पड़ी। इसीलिए हमारी भारत भूमि हरी भरी नजर आती थी। लेकिन आज 21वीं सदी में हम देखते हैं कि बड़े बड़े रास्तों के लिए 100-100 साल के बरगद, पीपल, नीम जैसे पेड़ों को बेरहमी से काटा गया। रास्ते के दोनों तरफ फिर से पेड़ नहीं लगाए गए। पेड़ लगाने के नाम पर डिवाइडर पर परदेसी फूलों के छोटे पौधे लगाए गए, जिनकी देखभाल भी ठीक तरह से न होने के कारण वे सूख रहे हैं। दूर दूर तक फैला हुआ सुनसान बियाबान रास्ता देखते हैं तो जहाँ हरे भरे पेड़ों के कारण आँखों को सुकून मिलता था, वहाँ आज दिल डर से सहम जाता है। रास्तों पर सफ़र करने वालों को कहीं भी पेड़ नज़र नहीं आते। धूप और बारिश के मौसम में रास्ते के दोनों तरफ होने वाले ये पेड़ पथिक के लिए ही नहीं अपितु सैकड़ों जीव जंतुओं के लिए आश्रय का ठिकाना थे। हमने विकास के नाम पर उन्हें काटकर खुद के साथ साथ उन जीव जंतुओं की दुनिया ही उजाड़ दी। रास्ते के दोनों तरफ होने वाले ये छायादार पेड़ रास्ते का सौंदर्य बढ़ाने के साथ साथ धूप और बारिश में हर किसी का सहारा बनते थे। इनके कारण रास्ते की शीतलता बनी रहती थी, जिससे रास्ता कभी बोर नहीं लगता था। गाड़ी के टायर्स ब्लास्ट नहीं होते थे। लेकिन आज का चित्र आप खुद महसूस कर सकते हैं। 40 किलोमीटर भी हम जाके आते हैं तो पसीने से तरबतर और कमाल की थकावट महसूस करते हैं। गाड़ी के टायर्स ब्लास्ट होकर होने वाले एक्सीडेंट की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हमारे भारतीय पेड़ों में औषधि गुण पाए जाते हैं। आजकल हम उन पेड़ों को लगाने के बजाय ज़्यादा न बढ़ने वाले चरहरे परदेसी पेड़ों को लगाते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। हमारे भारतीय पेड़ों में वातावरण का संतुलन बनाए रखने की ताकत है, जो अन्य विदेशी पेड़ों में नहीं है। 1 फीट की भूमि भी बिना पेड़ पौधों के नहीं रहनी चाहिए, तब जाकर इस बढ़ते हुए तापमान को रोकने में हम कुछ अंश तक कामयाब रह सकते हैं। पेड़ों को लगाने की सख्त ज़रूरत तो है ही, किंतु साथ ही पेड़ काटने पर भी अंकुश लगाना चाहिए। पेड़ किसी व्यक्ति के हित के लिए काट भी दे तो 1 पेड़ के बदले 20 पेड़ मात्र लगाने की ही नहीं, अपितु उनके संवर्धन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर कानूनन लदनी चाहिए। आए दिन हम खबर सुनते पढ़ते हैं कि जंगली प्राणी आसपास के गांवों में आकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब आप उनका घर जंगल पर अतिक्रमण करेंगे तो वे जाएंगे कहाँ? वे तो जीने की मजबूरी के कारण आपके अनचाहे मेहमान ज़रूर बनेंगे ना। चोरी छिपे होने वाले पेड़ तोड़ को रोकने के लिए और जंगल भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए चाहिए कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर ध्यान दे और ऐसे करने वालों पर रोक लगा दे। तभी जाकर फिर से हम पंछियों की चहचहाहट अपने आसपास सुन सकते हैं। तीसरा तथ्य है मौसम का बदलना। जून से बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, लेकिन पर्यावरण के हानि का ही परिणाम है कि ऋतुचक्र देर से घूम रहा है। धूप, बारिश और जाड़ा 4-4 महीनों का हुआ करता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि धूप का बारिश का जाड़े पर अतिक्रमण होकर ऋतुचक्र की गति धीमी हो गई है। बारिश के मौसम में कह नहीं सकते कि बारिश होगी ही। इसीलिए हमें चाहिए कि सतर्क होकर आद्य कर्तव्य की तरह पर्यावरण का ख्याल रखें। आइए हम सब आज एक प्रण कर लेते हैं कि हम सब मिलकर नदी का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे। पेड़ मात्र लगाएंगे ही नहीं, अपितु उनका लालन पालन ध्यान देकर परिवार के सदस्य की तरह करेंगे। जहाँ तक हो सके इस वसुंधरा के पर्यावरण को शुद्ध रखने की कोशिश करेंगे। साथियों, विविधा इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वार्ता विश्व पर्यावरण दिवस। वार्ताकार थे संस्कृति रमेश कुमार गवड़ी। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।